Ay, no. Ay, mano, ay, ay, ay. Mano, ay, ay, ay. जरा रुकिए, एक पल के लिए अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाइए। आधी रात है, राजधानी सो रही है, अचानक आसमान गरजता है, हेलीकॉप्टर उतरते हैं और एक देश का राष्ट्रपति जिंदा पकड़ा जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये हुआ कैसे, सवाल ये है कि ये हुआ क्यों। क्या वाकई किसी देश पर हमला सिर्फ ड्रग्स के नाम पर किया जा सकता है, या फिर इसके पीछे वो सच्चाई छुपी है जो आपको न्यूज चैनलों पर कभी साफ साफ नहीं बताई जाती? आज का वीडियो किसी एक राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की कहानी नहीं है। आज हम उस सिस्टम की परतें खोलने वाले हैं जहां तेल, डॉलर और सत्ता तीनों मिलकर देशों की किस्मत लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया युद्ध, इंसाफ, लोकतंत्र या आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है, तो ये वीडियो आपकी सोच को झकझोर देगा, क्योंकि यहां हर मिसाइल के पीछे एक अकाउंट बुक है और हर आरोप के पीछे एक करेंसी। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, एक ऐसा देश जो डॉलर को ना कहने की हिम्मत करता है, और फिर अचानक वही देश वैश्विक विलेन बना दिया जाता है। संयोग है या पैटर्न? यही वो सवाल है जो आज आपके दिमाग में बेचैनी पैदा करेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वेनेजुएला के साथ क्या हुआ, बल्कि ये दिखाएंगे कि जिस दिन कोई देश डॉलर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस दिन उसकी गिनती शुरू हो जाती है। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो कनेक्शन खुलेगा जो वेनेजुएला को इराक, लीबिया और आने वाले कल से जोड़ देता है। अगर सच जानना भारी पड़ता है तो ये वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वो कौन सा देश है जहां के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अरेस्ट किया है? क्या गलती थी उस राष्ट्रपति की? क्यों अमेरिका इस देश पर अपनी सत्ता काबिज करना चाहता है? क्या यहां के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर है? कौन है निकोलस मादुरो? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हां, सही समझे, हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का मालिक है। 9,16,445 किलोमीटर में फैला वेनेजुएला आज 28.5 मिलियन लोगों को पनाह देता है और इसे कभी एक खुशहाल देश माना जाता था। लेकिन आज वेनेजुएला बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ आसमान से अमेरिकी मिसाइलें बरस रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वायु, थल और जल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वेनेजुएला की राजधानी काराकास के पश्चिमी हिस्से में स्थित फॉर्चूना और ला कार्लोटा सैन्य अड्डों के पास जोरदार हवाई हमला किया है और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अपना बंधक बना लिया है। वे वेनेजुएला की राजधानी काराकास की एक बिल्डिंग में रहते हैं। वहां सोल्जर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर पहले समुद्र के रास्ते और फिर स्पेशल प्लेन से दोनों को अमेरिका ले आए हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप निकोलस मादुरो की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथों में हथकड़ियां हैं, साथ ही कानों पर हेडफोन लगा हुआ है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि निकोलस मादुरो की तानाशाही को खत्म कर दिया गया है और अमेरिकी सेना ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को आधी रात में गिरफ्तार कर लिया है। इस फोटो को देखते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। आधी रात को हुए इन धमाकों ने न केवल इमारतों को हिलाया, बल्कि वैश्विक तेल बाजार में भी हलचल पैदा कर दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी पर हमला क्यों किया और क्यों वहां के राष्ट्रपति को उठवाया? तो आपको बता दें, असल में अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला पर आरोप लगाता आ रहा है कि वहां से बड़े पैमाने पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला कोकीन का एक प्रमुख ट्रांजिट रूट बन गया है और अमेरिका में फेंटेनाइल संकट गहराने लगा है। दरअसल फेंटेनाइल एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो मॉर्फिन से 80 से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है और हेरोइन से 50 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जिस वजह से अमेरिका में ड्रग्स लेने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। साथ ही ट्रंप ने वेनेजुएला के 2 आपराधिक गिरोहों, ट्रेन डे अरागुआ और कार्टेल डे लॉस सोल्स, को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उनका आरोप है कि कार्टेल डे लॉस सोल्स का नेतृत्व खुद मादुरो कर रहे हैं। ट्रंप ने बार बार वेनेजुएला को अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर लाखों प्रवासियों के आगमन से जोड़ा है।
साल 2013 से अब तक लगभग 8 मिलियन वेनेजुएला वासी इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन से भागकर अमेरिका में बस गए हैं, जिनमें से ज्यादातर लैटिन अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं, वो भी बिना सबूत पेश किए। ट्रंप ने मादुरो पर अपनी जेलों और पागलखानों को खाली करने और कैदियों को अमेरिका में प्रवास करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। हालांकि इसे मादुरो ने खारिज कर दिया है। मादुरो प्रशासन का कहना है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन के लिए नशीली दवाओं का बहाना बना रहा है। असल में वह उनके तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। और दोस्तों, ये बात काफी हद तक सच भी है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला ड्रग्स या आतंकवाद की वजह से नहीं किया है। असल में ये अमेरिकी डॉलर की सत्ता को बचाने की कोशिश है, जो 50 साल से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज्य कर रहा है। दरअसल 1974 में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब से एक गुप्त डील की। डील ये थी कि दुनिया में जितना भी तेल बिकेगा वो अमेरिकी डॉलर में ही बिकेगा। बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सैन्य सुरक्षा देगा। ये डील दोनों देशों के बीच फिक्स हुई थी, जिसका प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ा। हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। अमेरिका जितने चाहे डॉलर छाप सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर से तेल खरीदती है। इससे अमेरिका की सेना और वेलफेयर स्कीम का खर्च चलता है। इसलिए पेट्रो डॉलर अमेरिका की आर्थिक ताकत की नींव है, जिससे ज्यादा जरूरी न तो कोई हथियार है और न कोई जहाज। अब क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार यानी 303 बिलियन बैरल हैं, जो दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% है, और ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति यानी निकोलस मादुरो ने 2018 में ऐलान किया कि अब वे डॉलर में नहीं बल्कि अपना तेल दूसरी करेंसी में बेचेंगे। इसके बाद उन्होंने तेल चीनी, युआन, यूरो, रूबल और अलग अलग करेंसी में बेचना शुरू कर दिया। वे ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही चीन के साथ सीधे पेमेंट चैनल बना रहे थे, जो स्विफ्ट यानी डॉलर पर आधारित बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करते हैं। इतने तेल से वे दशकों तक डॉलर विरोधी अभियान चला सकते थे, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि अगर निकोलस इसमें सफल हो जाते तो दूसरे देश भी डॉलर छोड़ देते। इसलिए उन्होंने मादुरो को बंधक बनाया और वेनेजुएला पर हमला करवाया। हालांकि अमेरिका ने पहले भी ऐसे नेताओं को सजा दी है। जैसे साल 2000 में इराक के सद्दाम हुसैन ने कहा था कि तेल यूरो में बेचेंगे, डॉलर में नहीं। तब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम को फांसी दे दी, जिसके बाद तेल फिर से डॉलर में बिकने लगा। इसी तरह लीबिया के पूर्व नेता गद्दाफी के साथ भी हुआ था, जिन्होंने गोल्ड दीनार नाम की अफ्रीकी करेंसी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जो सोने पर आधारित होती और तेल व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती। लेकिन साल 2011 में नाटो ने लीबिया पर बमबारी की और गद्दाफी को मार दिया गया। अब मादुरो की बारी है, जिनके पास सद्दाम और गद्दाफी से 5 गुना ज्यादा तेल है, जिसे वे युआन में बेच रहे थे और ब्रिक्स में शामिल होने वाले थे। साथ ही वे चीन, रूस और ईरान से जुड़ रहे थे और डॉलर को चुनौती दे रहे थे। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करवाया और अमेरिकी सलाहकार ने खुलकर कहा कि वेनेजुएला का तेल उद्योग अमेरिकी मेहनत से बना है। 100 साल पहले अमेरिकी कंपनियों ने वहां तेल विकसित किया था, इसलिए वो तेल अमेरिका का है। जबकि ड्रग्स की बात करें तो वेनेजुएला से अमेरिका में सिर्फ 1% कोकीन आती है और मादुरो पर आतंकी संगठनों से जुड़ाव के कोई सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन वो सत्ता में आए कैसे, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये बात है 1950 के दशक की, जब आधी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के नुकसान से बाहर निकल रही थी। तब वेनेजुएला की किस्मत जमीन के नीचे से निकलने वाले तेल ने बदल दी थी, जिस वजह से साल 1952 में वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया। वेनेजुएला की प्रति व्यक्ति आय चीन से 12 गुना, जापान से 4 गुना और चिली से 2 गुना ज्यादा थी। वेनेजुएला के तेल की कमाई इतनी ज्यादा थी कि इसे सऊदी वेनेजुएला कहा जाता था, जिसकी सड़कों पर लग्जरी कारें सर पट दौड़ती थीं और एक के बाद एक इमारतें खड़ी हो रही थीं। यहां तक कि जब साल 1970 में पूरी दुनिया पर तेल का संकट मंडराया और कीमत ऊपर पहुंच गई, तब भी वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बरसात हो रही थी, जिस वजह से देश की मुद्रा की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके चलते सरकार ने जनता को हर चीज फ्री में देना शुरू कर दिया। तेल के बदले दुनिया भर से सामान मंगाया जाने लगा, जिनमें अनाज, सब्जियां, दवाइयां, मशीनें यानी हर जरूरत का सामान शामिल था। और ये सब सरकार अपने नागरिकों को फ्री में दे रही थी, यानी इसके बदले कोई कीमत वसूली नहीं जाती थी। एक तरफ जहां बाकी देशों की जनता मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रही थी, तो वहीं वेनेजुएला के लोग आराम से हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते थे, क्योंकि खाने पीने का सारा सामान तो सरकार दे ही रही थी। यहाँ एक सुई तक को भी देश में नहीं बनाया जाता था।
बल्कि उसे भी बाहर से ही मंगवाया जाता था। न तो वेनेजुएला में खेती बाड़ी होती थी और न ही कोई बिजनेस, जिसके चलते देश मुफ्तखोर लोगों का देश बन गया, जहां हर किसी को अब खाली पड़े रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे तेल के दाम गिरते जा रहे थे। इसे देखकर सरकार ने अपनी सरकारी तेल कंपनी PDVSA से कहा कि वो सभी नागरिकों को नौकरी दे दे, पर कंपनी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें वर्कर्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन सरकार की जिद करने पर कंपनी ने हर परिवार के एक मेंबर को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी, जिससे तेल उत्पादन की तकनीक खराब होने लगी और देश के करीब 60 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर चले गए। इसके बाद फिर तेल की कीमत गिरी और कंपनी घाटे में आ गई, जिसका असर देश पर भी पड़ा। धीरे धीरे हर चीज की कमी होने लगी, जिस वजह से लोग चोरी चकारी में पड़ गए, जबकि लड़कियां वेश्यावृत्ति में उतर गईं। साथ ही काराकास दुनिया का सबसे अनसेफ शहर बन गया, जहां एक रोटी के टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे को मार देते थे। एक वक्त पर जहां वेनेजुएला एक अमीर देश था, वो अब चोरों डकैतों का देश बन चुका था। तभी एक नाम सामने आया, ह्यूगो चावेज, जो वेनेजुएला की सेना में एक पूर्व पैराट्रूपर और लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्होंने देश के हालातों को सुधारने के लिए 1992 में तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया। और फिर वहां से आने के बाद उन्होंने अपनी एक वामपंथी पार्टी बनाई, जिसने हर गरीब को अमीर बनाने का सपना दिखाया, जिसके चलते लोगों ने उन्हें जिता दिया और राष्ट्रपति की कुर्सी पर चावेज विराजमान हो गए। उन्होंने 1999 से 2013 यानी अपनी मृत्यु तक वेनेजुएला पर शासन किया और देश में बोलिवेरियन क्रांति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाजवाद के जरिए गरीबों को मजबूत बनाना और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देना था। लेकिन चावेज को कैंसर था, इसलिए उन्होंने साल 2012 में ही अपने सबसे करीबी दोस्त और विदेश मंत्री मादुरो को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आगे से मादुरो ही उनके प्रतिनिधि होंगे, इसलिए जनता उन्हें ही चुने। इसके 3 महीने बाद ही चावेज की मौत हो गई और मादुरो अगले राष्ट्रपति बन गए। पर ऐसा कहा जाता है कि वो धोखाधड़ी करके राष्ट्रपति बने थे। उनके समय में देश में आर्थिक संकट बढ़ गया था, सामाजिक और राजनीतिक हालात और भी खराब हो गए। 77 लाख से ज्यादा लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे, जबकि विरोधियों को जेल में डाला गया। यही नहीं, कई लोगों को यातनाएं दी गईं। AP एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जो भी मादुरो का विरोध कर सकता था, उसे उन्होंने सत्ता से बाहर कर दिया या फिर जेल में डाल दिया। बताया जाए तो उनकी राजनीतिक विरोधी मारिया मछाड़ो हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया है। वो मादुरो का विरोध कर रही हैं। उन्होंने काराकास और दूसरे शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। ऐसा बताया गया कि इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए मादुरो ने 43 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया और कईयों को जेल भेजा गया। साथ ही मादुरो ने मछाड़ो को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी थी, जबकि अमेरिका उन्हें राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो उसकी समर्थक हैं, जो कि मादुरो के रहते नामुमकिन सा लग रहा था। इसलिए अब ऐसा कहा जा रहा है कि मादुरो के सत्ता से हटने के बाद मारिया वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन सकती हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, मारिया को राष्ट्रपति की कुर्सी मिलनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।